जब आप किसी के साथ एक राजनीति खेलते हैं, किसी की भावनाओं का, उसकी मजबूरी का, चाहे वो फिज़िकल हो, आर्थिक हो, भावनात्मक हो, उसका फ़ायदा उठाते हैं, तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है? आज मैं आप सभी के साथ काव्या जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। काव्या जी की ज़िंदगी आम बच्चों की तरह नहीं रही। आज वो लगभग 50 वर्षीय महिला हैं। वो बताती हैं कि जब वो 10 वर्ष की थी, वो अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। तो उनके माता-पिता का एक एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया और जब वो अकेली रह गईं, तो उनके मामा-मामी और नाना-नानी उन्हें अपने साथ अपने पास ले आए। वो कहती हैं कि मामा-मामी के घर में मैं ऐसा नहीं था कि मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा से नेग्लेक्टेड थी। मेरी मामी द्वारा मुझे पसंद नहीं किया जाता था। घर का माहौल कुछ इस तरीके का था कि मैं अपने आप को नौकरानी से ज़्यादा दर्जा नहीं दे सकी। उनके मामा-मामी का अगर कभी उनके बच्चों के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम होता, तो काव्या जी को ये कह के कि अच्छा हम रात को आएँगे, रात का डिनर तैयार रखना। तो वो कहती हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती थीं कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ, इस घर में मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। एक नौकरानी से अधिक मेरी स्थिति नहीं है। सब लोग घूमने जा रहे हैं, लेकिन काव्या जी को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो घर में रहें और डिनर तैयार करके रखें। और वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जैसे-जैसे उनके नाना-नानी और भी अधिक बुज़ुर्ग होने लगे, तो वो एक तरह से बेड रिटर्न हो चुके थे। तो एक 24 आवर्स का जैसे एक व्यक्ति उनकी देखभाल के लिए घर में चाहिए था। तो वो ड्यूटी जो उनको अपनी स्टडी पे वक़्त देना चाहिए था, उनको जो प्रॉपर स्कूल जाना चाहिए था, वो भी छुड़वा दिया गया। उन्होंने घर बैठकर ही अपनी शिक्षा पूरी करी और अपना सारा समय वो उनको अपने नाना-नानी की सेवा के लिए देना होता था। और इसलिए वो अपनी स्कूल की एजुकेशन भी पूरी नहीं कर सकीं। वो कहती हैं कि शायद कोई चाहता ही नहीं था कि मैं अपनी एजुकेशन पूरी करूँ, क्योंकि उनके मामा जी की भी 2 बेटियाँ घर पर थीं, वो रेगुलर स्कूल जाती थीं। उनके ऊपर ये ज़िम्मेवारी नहीं थी कि नानी जी की हालत अगर ख़राब है तो वो उन्हें सँभालेंगी। ये ज़िम्मेवारी और इस वजह से स्कूल की छुट्टी सिर्फ़ काव्या की होती थी। ख़ैर, क्योंकि काव्या की स्टडी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, तो इस वजह से काव्या अपनी पढ़ाई में कुछ बहुत अच्छा नहीं कर सकी। कैसे-तैसे करके उन्होंने घर पे ही रहते हुए मैट्रिक करी। अब चूँकि वो कुछ कर नहीं रही थी, तो भी घर में उनके नाना-नानी की सेवा के लिए वही मौजूद थी। एक 24 आवर्स की नौकरानी की तरह उनके घर में स्थिति थी। ऐसा नहीं कि उनके मामा-मामी की कोई आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, क्या वो अपने सास-ससुर की सेवा के लिए किसी नौकर को अरेंज नहीं कर सकते थे, किसी अटेंडेंट को नहीं रख सकते थे, इतने बुरे हालात नहीं थे। लेकिन फिर भी ये ज़िम्मेवारी काव्या के ऊपर थी। काव्या इसी तरीके से आगे बढ़ते-बढ़ते लगभग 25 वर्ष की हो गई और तब तक भी उनके विवाह के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं थी। शायद कोई चाहता ही नहीं था कि उनका विवाह हो। यदि उनका विवाह हो जाता, तो एक व्यक्ति जो घर में 24 आवर्स की एक नौकरानी उपलब्ध है, वो घर से चली जाती। इसलिए शायद कोई चाहता ही नहीं था कि उनका विवाह हो। ऐसे ही करते-करते वो कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं लगभग 25-26 साल की थी और घर में जो उन्हीं की एज ग्रुप की है, बल्कि उनसे थोड़ी छोटी भी थी उनके मामा जी की बेटियाँ, उनकी शादी को लेकर चर्चा होती थी, लेकिन काव्या जी के विवाह को लेकर कोई चर्चा नहीं होती थी। काव्या जी कहती हैं कि उस वक़्त मुझे ऐसा लगता था कि है तो ये गलत, लेकिन मुझे अपने लिए खुद किसी व्यक्ति को चुन लेना चाहिए और इस घर को छोड़ के चले जाना चाहिए। लेकिन इतनी हिम्मत कभी मुझ में आई ही नहीं। कुछ इस तरह की परवरिश मिली थी, कुछ ऐसे दबा के रखा गया था कि इतनी हिम्मत मुझ में कभी आई ही नहीं कि मैं अपने लिए स्टैंड लूँ या या अपने विवाह की बात मैं परिवार से खुद करूँ। ख़ैर, वक़्त गुज़रता गया और काव्या जी का विवाह तय कर दिया गया। लेकिन जैसा कि बस यूँ ही किसी को देखकर शादी कर देने जैसी बात थी। कुछ भी विशेष लड़के के विषय में जाँचा-परखा नहीं गया। बस जल्दबाज़ी में कुछ लेना-देना ना पड़े, इस तरीके से शादी कर दी गई। काव्या जी बताती हैं कि
विवाह के बाद थोड़े दिन तो सब कुछ ठीक था। उसके बाद जो उनके मायके वालों का जो रियल नेचर था वो सामने आना, ससुराल वालों का जो रियल स्वभाव था वो सामने आना शुरू हुआ। क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि काव्या के पीछे सपोर्ट नहीं है, उसके माता-पिता नहीं हैं। नाना-नानी की बहुत जल्दी फिर मृत्यु भी हो गई उनके विवाह के बाद, क्योंकि सँभालने वाला कोई था ही नहीं, तो जो उन्हें जाना ही था। और मामा-मामी की तरफ से कभी वेलकम किया ही नहीं गया था कि वो अपने मायके आती, और इस बात को उनके ससुराल पक्ष के लोग अच्छी तरह से समझ रहे थे। तो एक तरह से उनकी इस चीज़ के लिए उनको बहुत ज़्यादा एक टॉर्चर किया जाता था, मेंटल टॉर्चर कह सकते हैं, भावनात्मक टॉर्चर कह सकते हैं, कि उनका कोई मायका नहीं है। यहाँ तक कि बातों-बातों में जब उनके हस्बैंड ने उनके ऊपर ये भी प्रेशर डाला कि उनका भी अपने मामा-मामी के जो घर में एक हिस्सा है, क्योंकि वो उनकी बहन थी, तो उनकी बहन का जो हिस्सा है उस घर में, तो थोड़ा-सा उनका भी, अपनी माँ, क्योंकि माँ की बेटी है तो उनका भी हिस्सा है। तो उसके लिए उन्हें अपने मामा से इसकी डिमांड करनी चाहिए। और कुछ इस तरह का वातावरण क्रिएट किया गया कि काव्या द्वारा कोर्ट केस डाल दिया गया कि वो अपनी माता का हिस्सा लेना चाहती हैं। तो जो छोटा-मोटा कुछ बच भी गया था उस रिश्ते में, शायद कभी कुछ थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि बच गया था, वो भी खत्म हो गया। अब काव्या के लिए मायका शब्द ही एग्ज़िस्ट नहीं करता था। लेकिन धीरे-धीरे ससुराल शब्द भी एग्ज़िस्ट नहीं करता था, क्योंकि वहाँ पर भी सेम पैटर्न था। वहाँ पर भी उसके यूज़ ही किया जाता था। सबको पता था उसका कोई नहीं है, तो यूज़ ही किया जाता था। और बहुत जल्दी जो थोड़ा बहुत धन उनको अपने घर से मिला था, वो भी उनके हस्बैंड ने अपने अंडर में ले लिया। और क्योंकि मैं बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरा बिज़नेस ख़राब हो गया, इस तरीके से करके सारा पैसा उनका ख़त्म हो गया। तो काव्या कहती है कि एक उम्र के बाद मैं अपने आप को उस स्थिति में पाई थी, और आज भी कई बार मैं अपने आप को उसी स्थिति में पाती हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी बस यूज़ ही हुई हूँ हर तरीके से, चाहे वो फिज़िकली हो, इमोशनली हो, और चाहे फाइनेंशियली हो। क्योंकि फाइनेंशियली भी उनके हस्बैंड के द्वारा उनका यूज़ किया गया। बिना ये सोचे कि अब जब एक लड़की के पास कुछ बचा ही नहीं है, कम से कम तब तो हस्बैंड उनकी सपोर्ट में हो, तब भी नहीं थे। और ऐसे ही करते-करते आज वो लगभग 50 वर्ष के आस-पास की हो चुकी हैं। अब हम काव्या के पीएलआर पे आते हैं। उन्होंने बहुत कुछ देखा, लेकिन यहाँ मैं कम शब्दों में बयाँ करूँगी। बहुत, बहुत बड़ा बाज़ार लगा है, लेकिन वहाँ कोई सामान नहीं बिक रहा। वहाँ इंसान बिक रहे हैं। ये गुलामों का बाज़ार है, जो साल में 2 बार लगाया जाता है। दूर-दूर से लोग गुलामों को खरीदने और बेचने के लिए इस बाज़ार में आते हैं। मेरे सामने लाइन से बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं। ये सारी लड़कियां गुलाम हैं। जैसे सब्जी खरीदते वक्त सब्जी ताजी है, बासी है, किस क्वालिटी की है, चेक किया जाता है। इसी तरह से उन लड़कियों को चेक किया जाता है। जिनकी आयु अलग है, उनके दाम कम है। जिनकी आयु छोटी है, उनके दाम अधिक हैं। यदि उनके साथ छोटे बच्चे हैं, तो उनका दाम और भी कम है। उनका रंग, उनकी कदकाठी, उनका डील डोल, इस सब को जैसे तोला जाता है। सिर्फ लड़कियां नहीं, यहाँ लड़कों का भी बाजार है। हर तरह का गुलाम यहाँ उपलब्ध है। लड़कों को आमतौर पर खेतों में काम के लिए चुना जाता है, और लड़कियों को आमतौर पर घरों में इस्तेमाल के लिए खरीदा जाता है। मैं आराम से एक लकड़ी की चेयर पर, या कह लीजिए
बेंच पर बैठी हूँ। मैं एक बहुत भारी और लंबे ऊंचे पुरुष के रूप में हूँ और ये बाजार मेरी ही निगरानी में लगता है। मैं ही यहाँ का कर्ता धर्ता हूँ। मैं स्वयं गुलामों को खरीदने और बेचने का काम नहीं करता और ना ही मैं अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए गुलामों को खरीदता हूँ। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे आसानी से कम दामों में मानव श्रम उपलब्ध हो जाता है। इसके लिए मानव खरीदने या बेचने की ज़रूरत मुझे नहीं है। यहाँ पर काव्या जी ने अपने आप को एक ऐसे व्यापारी के रूप में देखा जो बेशक स्वयं के प्रयोग के लिए गुलामों की खरीद फरोख्त नहीं करता, लेकिन परिस्थितियाँ, स्थान, एक अरेंजमेंट मुहैया कराता है। डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी गुलाम के साथ, कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, कोई खरीद फरोख्त नहीं है, लेकिन वो जो स्थान उपलब्ध कराया गया है, जो अरेंजमेंट की गई है, उन परिस्थितियों को क्रिएट होने में सहायता प्रदान की गई है, उसमें ज़रूर काव्या की भागीदारी रही है। काव्या ने और भी बहुत कुछ, जैसे किस तरीके से गुलामों को रस्सियों में बांधकर, जैसे जानवर को लेकर जाया जाता है कि कहीं वो इधर उधर ना भाग जाए, ऐसे ले जाया जाता है कि कहीं वो भागने की कोशिश ना करे। यहाँ एक कार्मिक अकाउंट जो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, सीधा किसी के साथ कुछ नहीं किया गया, लेकिन एक चीज़ जो उपलब्ध कराई है, एक इनडायरेक्ट कार्मिक अकाउंट जो दो लोगों के बीच में बना है, वो खुल के सामने आया है। और ये सारी जो परिस्थितियाँ जो आज पूरा जीवन उन्होंने अपने आप को यूज़ होता हुआ महसूस किया और यूज़ किया भी गया है, ये जो परिस्थितियाँ बनी ये उनके उन कार्मिक अकाउंट्स का हिस्सा थी। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कुदरत एक स्वतंत्र कर्म की ताकत भी हर इंसान को देकर भेजती है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जब व्यक्ति कोई गलती, तो क्योंकि हम सब ने की है, लेकिन जितनी जल्दी हम अपनी गलती को रियलाइज़ करते हैं और जितनी जल्दी उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, या फिर जब आप मृत्यु के निकट हैं, तब भी एटलीस्ट अगर आप पछतावा कर रहे हैं, आपको कम से कम रियलाइज़ तो है कि मुझसे गलती हुई, तो भी ये कुदरत आपका बहुत सपोर्ट करती है। शायद इस तरह का एक पछतावा काव्या जी के मन में मृत्यु के समय में रहा है। यही कारण है कि ये जो भी परिस्थितियाँ बनी, उन परिस्थितियों में काव्या जी के पास एक सबक भी था जिसे वो कंप्लीट नहीं कर सकी। वो था अपने लिए स्टैंड लेना। उन्होंने बताया था ना कि जब वो 24-25 साल की थी, कई बार जब थोड़ा-सा उनको समझ आने लगी थी, उनको समझ में आ रहा था कि कैसे मैं यूज़ हो रही हूँ, तो कई बार उनके मन ने उनसे कहा था कि स्टैंड लो, अपने लिए लो, कुछ खड़े होके अपने लिए करो। उस वक़्त उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा और अपने लिए स्टैंड नहीं लिया और पूरा जीवन ही नहीं लिया, आज तक भी नहीं लिया। ये सब जो उनके साथ गलत हुआ, वो ना सिर्फ़ उनके कर्मों का परिणाम था, कि एक सबक जो वो अपने लिए लेकर आई थी कि सही वक़्त पर जब कुछ आत्माएँ ऐसी होती हैं जिनका ऐसा कार्मिक अकाउंट नहीं होता, इस तरह की सिचुएशन उनकी लाइफ में कभी नहीं बनती कि उन्हें दूसरों से मदद मिलेगी। उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना ही होता है और बहुत जल्दी, क्योंकि जिसका ये सबक है वो जितनी जल्दी सीख लेगा उतनी जल्दी वो ग्रो करेगा। तो बार-बार ये चीज़ें, परिस्थितियाँ बनी हैं काव्या जी के सामने कि वो अपने लिए स्टैंड लें, अपने लिए खुद करना शुरू करें। ये वो कहती हैं कि अगर मैं कदम-कदम पे जब मेरे अंदर ये फीलिंग आती थी, थोड़ी-सी हिम्मत दिखाती और अपने लिए कुछ करने की शुरुआत करती हमेशा, चाहे वो स्कूल जाना था, चाहे वो शादी थी, या वो शादी के बाद के जो उनके अपने हस्बैंड के साथ रिश्ते थे, या अपने इन-लॉज़ के साथ उनके रिश्ते थे, या आज तक भी जो वो यूज़ होती आई।
अगर उन्होंने सही वक़्त पे अपने लिए स्टैंड लिया होता, एक बार भी लिया होता, तो शायद जीवन का नक्शा कुछ और होता। लेकिन चलिए, देर से ही सही उन्हें ये चीज़ समझ में आई कि जो कर्मा उनके हैं और जो लाइफ़ लेसन उनके हैं, उनकी सपोर्ट में कभी कोई आके खड़ा नहीं होने वाला। उनको अपने लिए खुद रास्ता तलाशना होगा, हर तरह का रास्ता, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने आप को सँभालने से रिलेटेड हो, वो खुद ही रास्ता तलाश करना है। जब ये चीज़ समझ में आई काव्या जी को, तो अब तक तो जो वो परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया, हाँ, माता-पिता नहीं थे, मजबूर हो गए, मामा-मामी ने यूज़ कर लिया, इन-लॉज़ ने कर लिया, हस्बैंड ने कर लिया, वो ये सब जो उँगली दूसरे पर उठाना था, ये उन्होंने बंद किया और अब वो उँगली अपनी तरफ उठाती हैं कि हाँ, मैंने खुद क्या किया। यही वो सबक था, जिसे समझने और सीखने के लिए वो यहाँ इस अर्थ में मौजूद थी। और अब चूँकि उन्होंने अपने सबक को समझ लिया और उस पर चलना भी शुरू कर दिया है, तो अब उनकी लाइफ़ में इंटरनल हैप्पीनेस ने आना शुरू किया है, क्योंकि जब तक आप अपने सबक को समझ लें और उस पर चलना पड़े, तब तक एक आंतरिक शांति और खुशी मिल ही नहीं सकती। ये एक तरह से साइन भी है, अगर आपको आंतरिक शांति नहीं मिल रही, खुशी नहीं मिल रही, तो समझ जाइए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, जो आपके लाइफ लेसन का हिस्सा नहीं है, जो आपको नहीं करना चाहिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जब आप किसी